हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज हम आप लोगों को क्लास 10 जो आपका साइंस का फिजिक्स है, साइंस में जो आपका फिजिक्स है उससे हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे देखने वाले हैं विथ न्यूमेरिकल्स के साथ। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतलघुत्तरीय, बहुविकल्पीय एंड न्यूमेरिकल्स एंड आपको लॉन्ग क्वेश्चन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप लोग देखोगे तो 100.1% आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, पहले ही क्वेश्चन से देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो तो आज से ही आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, वरना समय निकल जाएगा और आप देखते रह जाओगे। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। देखो, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होगी उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, अनंत होती है, या फिर -25 सेंटीमीटर होती है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो आपको पता होगा। अगर कोई भी आपका समतल दर्पण है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया। किसका? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब इसी में है, ठीक है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? जैसे आपका कोई दर्पण है या लेंस है तो उन दोनों में से सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र किसका होता है? देखो, या पहला समतल लेंस, सॉरी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो आपको इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है इसकी जो होती है ना दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण जो होता है इसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार प्रश्न है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। 3 स्टार प्रश्न है तो इसे आप लोग जरूर देखिए ध्यान से। देखो, लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अगर आपकी फोकस दूरी दी हुई है और इसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रही है तो उसकी दोगुनी कर दो, क्योंकि आपका जो होता है ना वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f और 2f के स्थान पर 10 रख दो और 2 से गुणा कर लो, 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। लेकिन आपकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है और फोकस दूरी पूछ रहा है तो उसका आधा कर लो। जैसे आपका 10 वक्रता त्रिज्या दिया होता, फोकस दूरी पूछता तो 5 सेंटीमीटर आपका हो जाता, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? आपको पूरा समझ में आना चाहिए तभी आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ समझना कुछ नहीं था, इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ कैसे हो गया, जो r होता है ना, यहाँ क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r ही तो पूछ रहा है। तो r बराबर 2f होता है। क्या होता है? 2f। और f आपको पता है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर आपको यहाँ 10 रख देना है फोकस दूरी, और यहाँ हो जाएगा r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है ना? बहुत अच्छा, अगर समझ में आ गया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है इसलिए धनात्मक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख लो ध्यान से। देखो, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? जल है या प्लास्टिक है या कांच है या फिर मिट्टी है? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? उसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका देखो, जल तो बनाने के लिए काम ही आता है, कांच भी, मिट्टी आपको बिल्कुल नहीं काम आता। मिट्टी के क्या काम? अगर आपको मिट्टी अगर मिट्टी से बनाया जाए तो वो कभी पारदर्शी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर एक प्रकार से लेंस नहीं बन पाएगा मिट्टी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि आपतन कोण I परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। सोचो एक बार सोचो, अगर आपसे पूछा जाए, अगर यहां बहुत इजी है, विचलन कितना होगा?
ठीक है। तो अगर आप I में से R घटा लो तो क्या विचलन नहीं निकल आएगा? यही सूत्र होता है। अगर I में से जो आपतन कोण होता है उसमें से परावर्तन कोण को निकाल लो तो आपका विचलन कोण मिल जाता है। अर्थात विचलन जितना विचलित हुई है किरण ना उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सही आंसर होगा I माइनस R। ठीक है, तो यहाँ से आपको हर एक प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उसके मतलब उत्तल लेंस है तो वो तो आपको पता है कि धनात्मक होगा अगर उत्तल लेंस है तो। ठीक है, और उसकी क्षमता बताना है, कैपेसिटी कितनी होगी। अब आप समझना, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैं सेंटीमीटर में ही निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, पेज है आपके सामने, लिखा हुआ है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, अर्थात F दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। अब लिखा हुआ इसकी क्षमता होगी, अर्थात P जो होता है ना, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो F आपका यहाँ जो होगा P बराबर 100/F होगा। और आपको पता है 100 है और यहाँ F। ठीक है, अर्थात F कितना है? F आपका है 50, अर्थात यहाँ जो होगा +2 डायमीटर होगा। क्या होगा? +2 डायमीटर इज करेक्ट आंसर, बिकॉज क्योंकि आपका जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में ये हमेशा धनात्मक होती है, तो ये आपका +2 डायमीटर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो यार तो कमेंट कर दिया करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को लगाकर अच्छे से दिखा दिया है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी निर्वात की बात की जाए, न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतना याद रखना। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है। क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स कर दिया करो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना है और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा व आकार में बहुत छोटा बनता है, तो वह लेंस कौन सा होगा? मतलब वह क्या होगा? क्या होगा? इन 4 ऑप्शन से दर्पण समझ लो, दर्पण है, लेंस नहीं है, दर्पण है। उत्तल लेंस होगा, सॉरी उत्तल दर्पण होगा, या समतल दर्पण होगा, या अवतल दर्पण होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से माइंड थोड़ा सा लगा लो ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, और अगर नहीं जानते हो तो मैं तो आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या कह रहा है, किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा। देखो अगर दर्पण के सामने रखोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन सब केस में ये नहीं होता, तो आपको इनमें से कोई नहीं टिक लगा दो। ठीक है, सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 9 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा n बराबर, यानी कि जो आपका यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल, आपको ये क्या दिया हुआ है? जानते हो क्या दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपवर्तनांक। तो यहाँ जिसका अपवर्तनांक 1.5 n से मैंने डिनोट कर दिया है, अगर आप अपवर्तनांक भी लिख सकते हो, तो अपवर्तनांक 1.5 हो तो प्रकाश की चाल होगी। बच्चों ध्यान से देख लो, यहाँ वैसे तो आपको एक छोटा सा ट्रिक लगा देना है। ठीक है, वैसे आपको ये सूत्र जो होता है, प्रकाश की चाल बराबर जो आपका मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल होगा बटे आपका जो मतलब अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 3 × 10⁸। ठीक है, अपान निर्वात, और वो माध्यम में कितना है अपवर्तनांक? हाँ 1.5। तो 1.5 अगर है तो इससे काटोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, 1.5 2 3, यहाँ आपका इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो सब कुछ समझ जाओगे, एक एक पॉइंट को समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अब यहाँ फोकस दूरी पूछ लिया है, -10 डायोप्टर पूछा है। ठीक है, -10 डायोप्टर, और आपको क्या करना है स्टूडेंट? बहुत ईजी है, ध्यान से देखो।
ध्यान से देख लो, अगर आपको ना समझ में आए तो फिर बताना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है -10 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, अर्थात एफ क्या दिया हुआ है, एफ आपको दिया नहीं है, और यहाँ क्षमता दिया हुआ है, अर्थात आपको दिया हुआ है इसकी फोकस दूरी याद करना है, ठीक है। और फोकस दूरी आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, -10 मीटर, ठीक है। अब देखो ऊपर आप 100 रखो, ठीक है, नीचे 10, 10 दुहाई 100 और माइनस आपके साथ रहेगा, अर्थात ये आपका जो होगा सही आंसर इसका होगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। कैसे बताऊं, देखो समझना, -10 सेंटीमीटर करेक्ट रहेगा। देखो आपका सेंटीमीटर में मैं याद कर रहा हूं, तो P आपका P बराबर क्या होता है 100/F, लेकिन सेंटीमीटर, और मैं सेंटीमीटर में याद कर रहा हूं, और आपको क्षमता दी हुई है फोकस दूरी याद करनी है, अर्थात F इधर कर लो और यहाँ 100 कर लो, और P आपका कितना दिया हुआ है यहाँ देख लो पहले, P आपका दिया हुआ है 10, -10, ठीक है, तो माइनस ऊपर कर लो 10, यहाँ काटोगे तो यहाँ -10 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत इजी है ना, बस साथ पढ़ो इजी सब कुछ लगेगा। तो -10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। तो यहाँ मैं बता दूं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस से थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसे देख लेते हैं, ठीक है। उसे देखने के लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं आपको समझाता हूं। देखो लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अगर 3 से 4 स्टार दे दिया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं 3 स्टार दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको इसका पता होगा, जो फोकस दूरी होता है ना F, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या होता है, F बराबर R/2, या फिर आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, किस टाइप से देखना, इसे आप लिख सकते हो यहां R बराबर 2F, R बराबर 2F, क्यों, क्योंकि अगर यहां देखो समझना, अगर यहां फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी तो अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी तो क्या होगा, R जो होगा ना फोकस दूरी की दोगुनी होगी, ठीक है। यहां से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, थोड़ा सा अगर बड़ा विक्षेपण पढ़े होंगे तो जानते होंगे। यहां उत्तर डालो हेडिंग। बैगनी रंग के लिए जो होता है ना, बैगनी रंग जो होता है ना, बैगनी रंग के लिए जो मतलब अधिकतम होता है, बैगनी रंग के लिए अधिकतम बैगनी रंग के लिए अधिकतम क्या होता है, अधिकतम, तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। अपवर्तनांक की बात की गई है, ठीक है, न्यूनतम होता है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए आगे। तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। थोड़ी सी भी आप लोग दिक्कत ना लो, क्योंकि आप लोगों को ये पूरा समझ में आने वाला है। लिखा हुआ है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हेडिंग डालो,
वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात होगा ये तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो ये आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिख देना है और यहां 1 ऊपर लगा देना है और जो आपका दिया हुआ है उसे लिख देना है। आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख लेना कांच का जो है ना, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष। अगर यहां आपको निकालना है ना तो इसका अपवर्तनांक लिख दो और भाग दे दो, यहाँ से एक 10 हटाओ यहाँ, यानी कि 10/15 इसे काटोगे ना तो इतना तो मैथ तेज ही होगा, 0.67 आंसर आएगा। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हर एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4 जो आपका है ना बेटा, देखो समझना, 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन बता देता हूं, दिक्कत नहीं लेना है, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चंस का कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लाया है। ठीक है, हमें क्या बताना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात हमें यहां दिया क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का दिया हुआ है, यानी कि ए से वाटर, सॉरी ए से जो आपका क्या है एयर, यानी कि वायु, और ए के सापेक्ष वाटर, यानी कि वायु के सापेक्ष वाटर, अर्थात ये पानी जो है जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 4/3 तथा और क्या दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, देखो ज्ञात करना है जल का कांच के सापेक्ष, जल है W, सॉरी जल का कांच के सापेक्ष, इसको आगे लिखना है, जो आपका सापेक्ष है उसे आगे लिखना है, NW बराबर जो आपका दिया हुआ है उसे अपान में लिख लो ANW बटा ANG। अब इसे जब काटोगे ना तो यहां देख लो, यहां आपका 4/3 एंड 3/2, ये जाएगा उससे गुणा होगा, ये जाएगा उससे, अर्थात 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा ना, ये 2 जो है ना ये 4 से गुणा कर लेगा और 3 3 से। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसे आपको याद करके जाना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली हिट करने वाले हैं। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों में किरण आरेख और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपको मैं सब बताने वाला हूँ। पहला है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। ये मैंने ऑलरेडी चित्र बना दिया था, तो उसे मैं बताऊंगा कैसे मैंने बनाया है। ये एक क्या है, दर्पण है, जो कि आप लोग कह सकते हो अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको मैंने बाहर से पॉलिश कर लिया है, समझना, मैं यहाँ रफ में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, इसे मैं बाहर से पॉलिश कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ एक मुख्य अक्ष बना लो, ये इसी टाइप से बना है। ठीक है, अब यहाँ वक्रता केंद्र ले लो, वक्रता केंद्र यहाँ से आपको ऐसे, वहां मैंने स्केल का यूज किया है और यहाँ मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आपको ऐसे किरण ले जाना है, ऐसे यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, ऐसे जा रही हैं। ठीक है, जा रही हैं, और यहाँ एक यम बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये इसके मतलब क्या होंगी जानते हो, इसके मतलब अभिलंबोत होंगी, तो इसकी फोकस दूरी से होकर जाएंगी, ये फोकस दूरी F। अब देखना, ये भी ऐसे जाएंगी, यहाँ से एक किरण ले जाओ, अगर ये इसकी फोकस दूरी से होकर जाएंगी तो यहाँ समझना, तो ये इसके मतलब समांतर हो जाएंगी। स्केल होता तो बहुत ज़्यादा बेटर बन जाता ये। ठीक है, तो ये यहाँ मिलना चाहिए, ये आपको इसे मिलाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, देखो यहाँ से ऐसे मैंने स्केल का यूज किया है तो कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ मैंने एक वस्तु रखा है और यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, ये चीज़
ऐसे गई तो ये फोकस से होकर ऐसे गुजर गई, समझना, मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। फिर यहाँ से एक किरण गई, अर्थात ये फोकस से होकर जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो यहाँ फोकस से होकर जाएंगी, और ये मुख्य अक्ष के मतलब फोकस से होकर आई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ किरणें काट दी हैं, ये आपका वस्तु है ए बी और ये आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, वी ए डैश, ठीक है, और यहाँ आपकी फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अब आप लोग प्रतिबिंब की स्थिति समझ लो, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति है, ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर, और आकार कैसा है इसका सब समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आकार कैसा है, वस्तु के बराबर है, देख लो बिल्कुल बराबर है, अगर वक्रता केंद्र पर होंगी तो बराबर होंगी, वस्तु के बराबर। एंड प्रकृति कैसा है, यहाँ ये हटा लो, प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति है इसका वास्तविक क्यों उल्टा, ये वास्तविक बनेगा, मतलब डॉट लाइन नहीं रहेगा, वास्तविक रहेगा, तथा क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा, ठीक है, ये उल्टा होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया। दूसरा समझना, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100.1% हिट करेगा, ये अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसकी ये भी चेंजेस हैं, जो इसकी स्थिति है, देखो यहाँ मैं एक दर्पण ले लेता हूँ, ये, ठीक है, इसको मैं बाहर से पॉलिश कर देता हूँ। आपके सामने बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ मोबाइल ऊपर रखा हुआ है ना, तो मतलब टच हो जाता है, और मैं सोचूंगा, मतलब सोच रहा हूँ कि आपके साथ ही बना दूँ, ठीक है। ऐसे आपको पॉलिश कर देना है बाहर से। अब वैसे एक आप लोगों को यहाँ मुख्य अक्ष लेना है, क्या लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका मुख्य अक्ष होता है। तो चलो हम लोग ले लेते हैं एक मुख्य अक्ष, बढ़िया सा प्यारा सा, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पोल है, पी है, क्या है, पोल, पी, पोल। अब कैसे करना है समझना, यहाँ एक वक्रता त्रिज्या ले लो सी, और यहाँ एक एफ ले लो, ठीक है। अब देखो समझना, यहां से आपको एक किरण ले जाना है और यहां से आपको एक किरण ले जाना है। कैसे ले जाओगे समझना, यहां से स्केल मिला नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये ले गए, ठीक है। अब यहां से आप लोग एक किरण ले जाओ, यहां से आप लोग एक किरण ले जाओ, ठीक है। ये ऐसे ले गए, समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां से ले गए तो अब कैसे बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा, ऐसे आभासी मिला देना है। तो ये पहले ही पता चल गया, अगर मैंने आभासी मिलाया तो प्रतिबिंब भी आभासी ही बनेगा, और अगर आभासी प्रतिबिंब बने ना तो ये समझ लेना क्या, कि जो यहाँ आपका यहाँ एक वस्तु है ना, ये आपका एक वस्तु है, क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ है वस्तु जो है ना दर्पण के ध्रुव फोकस दूरी, यानी कि दर्पण के ध्रुव पी और फोकस दूरी के बीच में रखा हुआ है। तो वस्तु क्या है, अगर AV है ना, AV वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी A-V- बनेगा, अर्थात सीधा बनेगा, ठीक है। अब आप समझना, थोड़ा सा इसकी प्रकृति लिख देता हूँ, चलो किरण थोड़ा सा बना देते हैं। ऐसे जाएगी किरण तो ऐसे लौट भी आएगी किरण, ठीक है, जाएगी ऐसे तो ऐसे लौट आएगी। इधर से आप लोग समझ लो, ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, बस बहुत है। अब यहाँ आप लोग इसकी प्रकृति समझ लो। प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, इसके आगे ये इसके पीछे बनना है, ठीक है। तो ये प्लस में बनेगा। इसमें देखो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति हेडिंग डाल दें, क्योंकि पूछता है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति आपको हेडिंग डालना है, और क्या बनेगा, दर्पण से, दर्पण जो है ना, दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। एंड आकार कैसा होगा स्टूडेंट, आकार होगा वस्तु से बड़ा,
काफी बड़ा है ना वस्तु से बड़ा, एवं प्रकृति कैसा होगा, सब मैं देखो प्रकृति आभासी तथा सीधा बनेगा। आभासी होगा तथा अगर आभासी होगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये मैंने 2 समझा दिया है और आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, और भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। अब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, एंड आपको पसंद भी आएगा। देखो, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आपके एनसीईआरटी से भी हैं और जो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन आप लोग समझ जाना। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन 20 सेंटीमीटर वस्तु है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु है, और 10 सेंटीमीटर ये लंबी है, यानी कि उसका आवर्धन है, यम है। ठीक है, एंड एक मोमबत्ती रखी है, लेंस से बने मोमबत्ती की प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति की गणना करो। बहुत ईजी है, लंबाई भी ज्ञात करना है, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से समझो तो यहाँ आपको 2 चीज दिया ही हुआ है, यानी कि आपका कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन वस्तु तो सब में ऋणात्मक होगी। वस्तु अर्थात यू माइनस होगा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, अर्थात यफ जो होगा ना वो प्लस 10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है। अब ये अगर दिया हुआ है तो आप लोग v तो ज्ञात ही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ लिखो लेंस के सूत्र से आप क्या डालते हो, यहाँ लिख सकते हो 1/f जो होता है ना वो बराबर होता है 1/v एंड माइनस 1/u। ये याद रखना, प्लस जो होता है वो दर्पण में होता है, माइनस आपका लेंस में होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ आप लोग समझना, यहाँ 1/f दिया हुआ है। ठीक है, इधर कर लो, इसको भी इधर कर लो, क्योंकि हमें v ज्ञात करना है, इधर माइनस में इधर प्लस में कर लो 1/u बराबर 1/v, ऐसे रहने दो क्योंकि हमें v ज्ञात करना है। f का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस कर लो क्योंकि प्लस और वहां माइनस है तो माइनस कर लो पहले ही। 1/20 इक्वल टू 1/v, क्या है, 1/v। ठीक है, अब समझो यहां आपको कैसे ज्ञात करना है। यहाँ आप लोग देखो, इसका जो होगा ना, देखो मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। 10 and 20, 2, 5 and 10, हाँ सही है। अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो 20 ही आएगा, और अगर 20 आएगा तो 10 2 यानी कि फिर 1/v, और यहाँ आपको जो मिलेगा ना वो 1/20 बराबर 1/v, एंड v बराबर आपको मिलेगा, दोनों को पलट लो तो 20 सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर। तो ये आपको मिल गया v, अर्थात प्रतिबिंब मिल गया। प्रतिबिंब मिल गया ना, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। प्रतिबिंब अगर मिल ही गया है तो ये देखो, चूंकि v का मान धनात्मक होगा, अतः प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूर पर लेंस से दूसरी ओर बनेगा। दूसरी ओर अगर धनात्मक है तो आपतित किरण जो होता है ना, आपतित किरण की दिशा में बनेगा, अर्थात लेंस की दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब हमें ज्ञात करके आना है आवर्धन, यानी कि अब आप यहाँ हेडिंग डालो आवर्धन। आवर्धन है ना, हाँ आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। देखो, आवर्धन आपको फार्मूला पता है, यम बराबर I/वो बराबर v/u, b है v/u। ठीक है, v/u। अब आप यहाँ मान रख लो सबका। यम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो आपको ज्ञात क्या करना है, ये आप लोग ध्यान में रखना।
ये यम आपको नहीं लेना है, आपको इसी में मान ज्ञात करना है, इन चारों में, ठीक है। तो यहाँ आप हटाओ, आई का मान ज्ञात करना है ना, आई का मान ज्ञात करना है कितनी, मतलब जो प्रतिबिंब होगी वो कितनी लंबाई की होगी। तो आई और वो का मान आपको दिया है 10, ऊपर देखिए वो 10 सेंटीमीटर लंबी दी हुई है वस्तु जो है ना, 10 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ देख लो 10 सेंटीमीटर लंबी आपकी वस्तु दी हुई है, प्रतिबिंब की हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लंबा है एंड v का मान आप रख लो 20 सेंटीमीटर आया है, और u का मान कितना है स्टूडेंट, u का मान आपका कितना है देख लो ऊपर -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये तो आपका वैसे कट जाएगा, -1 आएगा, तो आपका जो i होगा ना, i वो बराबर -10 सेंटीमीटर होगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कट गया तो वैसे भी -10 आएगा। तो यहाँ आपको लिखना है नीचे प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर तथा लंबा है और उल्टा बनेगा व वास्तविक होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर होगा उल्टा तथा वास्तविक होगा, अगर उल्टा तथा वास्तविक हो तो माइनस में वैसे भी होगा। तो ये आपको सब कुछ पता चल गया, लंबाई भी पता चल गया, वी भी पता चल गया, तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आप लोगों को सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपका क्रांतिक कोण से रिलेटेड है, ठीक है, क्रांतिक कोण नहीं हाँ सही है। देखो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का आक्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक ये होता है 1/sin c, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/sin c, ठीक है। अब आपको क्रांतिक कोण दिया ही है, c आपका क्रांतिक कोण है, तो 1/sin 45 लिख लो, क्योंकि 45 डिग्री दिया ही है। अब 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब यहाँ आपका ये √2 ऊपर गुणा हो जाएगा, अर्थात √2 आपका करेक्ट आंसर होगा, √2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार प्रश्न तो है ही और भी एडवांस है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन ये भी दिमाग चकरा देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, लेंस से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल आप लोग समझ जाओगे, तुरंत समझोगे। देखो लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की बिंब, ये आपका दर्पण का है, वो लेंस का था, ठीक है। दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसको हम आप लोगों को बताते हैं, इसको कैसे लगाना है, ताकि आप लोग तुरंत समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो ये मुझे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लो। लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, ठीक है, चलो मैंने पढ़ लिया। देखो उत्तल दर्पण है, दर्पण उत्तल है, ठीक है, तो इसके लिए आपका जो फोकस दूरी होगा वो आपका प्लस में होगा, प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी यू तो सब में माइनस होता है, -10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा दो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करना है, अर्थात प्रतिबिंब आप लोग ज्ञात कर लो, फिर आप लोग पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/f जो होगा ना, वो होगा 1/v एंड -1/, प्लस होगा, क्योंकि आपका ये क्या है, दर्पण, प्लस 1/u। ज्ञात क्या करना है, 1/v, अर्थात यहाँ 1/f कर लो एंड -1/u कर लो, बराबर 1/v कर लो। 1/f है 1/15 -1/10 1/v, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आपका माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा एंड 2 एंड 3 5, यानी कि 1/v, यहाँ हो जाएगा 5/30 बराबर 1/v, 1/6, दोनों को पलट लो, v बराबर 6। यहाँ आपका v का मान आएगा 6, और प्रकृति कैसी होगी, यहाँ v का मान 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति भी आप लोग लिख देना, क्या लिखोगे, अतः
अतः जो प्रतिबिंब होगा ना, देखो वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है बड़ा है, वस्तु से छोटा है तब आपका ये वास्तविक होगा। वैसे भी अगर वस्तु से वो सॉरी आभासी होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर है, दर्पण के पीछे यहाँ सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा और आभासी तथा सीधा होगा। क्या होगा? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। तो यहां से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगवा दिए गए हैं प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस से, ठीक है। इससे बाहर आपके कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। लॉन्ग क्वेश्चन में केवल आपको 2 प्रश्न तैयार करने हैं, जिसका सोल्यूशन पाने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हो यूबीएफ में संबंध बाई श्रावण लेक्चरर, आपको वो वीडियो हमारा सबसे ऊपर मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रश्न नंबर फर्स्ट है यूबीएफ में संबंध, या आप लोग इसे लिख सकते हो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u में क्या संबंध है, इसे प्रदर्शित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध बताइए। बहुत ईजी है, इसे आप लोग देख लेना, इसे भी मैंने पढ़ाया है। तो अब आप लोगों को पूरा चैप्टर इसमें बता दिया गया है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय एंड न्यूमेरिकल्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर बाय चैप्टर वो सब आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। माय इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जाके फॉलो जरूर करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, श्रवण 20,000 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जाके फॉलो कर लेना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप लोग जाके इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हो, वहां मैं आप लोगों को छोटा छोटा नॉलेज प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।